बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सबका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं आपका मेज़बान मीर हिलाल हाजुरी, आपकी खिदमत में हाजिर। स्पेशल रिपोर्ट में सबसे बड़ी खबर साउथ कश्मीर के शोपियां और बिजबिहाड़ा से। पिछले 12 घंटों के दौरान यहां 5 मिलिटेंट मारे जा चुके हैं, 2 अलग अलग एनकाउंटर्स के दौरान। और इसमें सबसे पहले हट्टीपोरा शोपियां के अंदर 3 मिलिटेंट मारे जा चुके हैं और इन 3 में एक 14 साल का मिलिटेंट भी शामिल है। और ये तीनों एक मेवा बाग के अंदर एक एनकाउंटर के जद में आ गए। हालांकि यहां पर फोर्सेस की जानिब से इन तीनों मिलिटेंट को सरेंडर करने की कोशिश भी की गई थी और उन्हें बाज़ाब्ता ऑफर भी दिया गया था, लेकिन इन्होंने मना किया है। खासतौर पर जो 14 साल का मिलिटेंट था, उनके वालिदैन को वहां पर लाया जा चुका था और उसके बाद उन्हें उनसे ही अपील करवाई गई थी कि वो अपने बच्चे को सरेंडर कराने के लिए जो है आमादा करे। बड़ी कोशिशें उनके वालिदैन की जानब से भी की गई, लेकिन माना जा रहा है कि उन्होंने कोई भी अपील पर लब्बैक नहीं किया और उसके बाद आज सुबह ही जो है वो भी जाम बहक हो गया है। इस तरह से शोपियां के हट्टीपुरा में जो एनकाउंटर हुआ है वहां पर 3 मिलिटेंट मारे जा चुके हैं। लेकिन साथ ही साथ हम सिंधन बिजबिहाड़ा का भी जिक्र करते हैं, जहां से कल शाम से ही जो है वहां पर भी एनकाउंटर जारी था और आज सुबह वो भी इख्तिताम पजीर हुआ। दौरान शब यहां पर भी झड़प चली। हालांकि इस झड़प में 2 मिलिटेंट मारे जा चुके हैं, तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इन 2 को मिलाकर एक रात के दौरान ही 5 मिलिटेंट मारे जा चुके हैं। फिदा हुसैन हमें रिपोर्ट कर रहे हैं बिजबिहाड़ा से, क्योंकि वो हमें वो नज़ारा दिखा रहे हैं, वो एरिया दिखा रहे हैं जहां पर यह एनकाउंटर हुआ था और जहां से फिर सिक्योरिटी को काफ़ी टाइट किया गया। क्योंकि मामला इतना ही नहीं है, बिजबिहाड़ा का ही मामला नहीं है, बल्कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने यह भी दावा किया है कि 72 घंटों के दौरान 12 के करीब मिलिटेंट को मारा जा चुका है। लेकिन पहले सिंथन का या बिजबिहाड़ा का वो एरिया देखते हैं। कल शाम 5 बजे सिंथन बिजबिहाड़ा में सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके की घेराबंदी की है। सिक्योरिटी फोर्सेस को खबर मिली कि इलाके में कुछ मिलिटेंट जो है एक घर में मौजूद है। उसके बाद जो ही सिक्योरिटी फोर्सेस इलाके की घेराबंदी के लिए पहुंची तो वहां पर मिलिटेंटों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायर खोला। हालांकि इस ऑपरेशन को रात भर हॉल्ट पर रखा गया और सुबह 6 बजे एक बार फिर मिलिटेंट और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच आमना सामना हुआ। इस ऑपरेशन में कुछ मिलिटेंट जो है वो हलाक हुए हैं। इसके बाद अगरचे ज़िला अनंतनाग में इंटरनेट को सस्पेंड किया गया, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये तस्वीरें मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि यहाँ से जो सिंथन जाने वाला रास्ता है वहाँ पर ही मिलिटेंटों और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच कल 5 बजे झड़प शुरू हुई है, जो अभी कुछ देर पहले इख्तिताम पजीर हुई है। अमन कानून को बहाल रखने के लिए इजाफी सिक्योरिटी फोर्सेस को यहां पर लाया गया है। सीआरपीएफ के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस और इंडियन आर्मी का ये जॉइंट ऑपरेशन था, जो तकरीबन 5 बजे के आसपास शुरू हुआ और आज 11 और 11:30 के बीच इख्तिताम पजीर हुआ है। बताया जाता है इस ऑपरेशन में 2 मिलिटेंटों के हलाक होने की खबर मौसूल हुई है। फिदा हुसैन, गुलिस्तान न्यूज़, सिंथन बिजबिहाड़ा। चले नाज़रीन, आपने देखा साउथ कश्मीर के अंदर ये 2 एनकाउंटर जो कल शाम शुरू हुए थे और आज सुबह इख्तिताम पजीर हुए और इन दोनों एनकाउंटर में 5 मिलिटेंट मारे जा चुके हैं। फिदा हुसैन पूरी तफसील जो है बिजबिहाड़ा की हमें बता रहे थे। लेकिन डायरेक्टर जनरल पुलिस दिलबाग सिंह का मानना है कि 72 घंटों के दौरान 12 के करीब मिलिटेंटों को मारा जा चुका है और इन मिलिटेंटों का ताल्लुक या उनकी जो एफिलिएशन है वो अलग अलग तंजीमों से थी। लेकिन ये सारे एनकाउंटर जो है साउथ कश्मीर के अंदर होते हैं। सेंट्रल कश्मीर खामोश है, नॉर्थ कश्मीर खामोश है। लेकिन जब हम दिल्ली सरकार का जिक्र करते हैं या जम्मू कश्मीर इंतजामिया का जिक्र करते हैं तो वो ये दावे करते हुए थकते नहीं हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर अमन है, माहौल ठीक है, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी सब कुछ ठीक ठाक है। लेकिन 72 घंटे के दौरान 4 ऑपरेशन हो जाना और उसमें 12 के करीब मिलिटेंट जो है मारे जाना, इसको क्या सही माहौल से, पुरअमन माहौल से ताबीर किया जा सकता है? साउथ कश्मीर से फिदा हुसैन एक बार फिर टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फिदा, आपका खैर मकदम है। एक बार फिर से जानना चाहेंगे कि एक तरफ सरकार का ये दावा है कि हालात साजगार है, माहौल ठीक है, लेकिन दूसरी जानिब 72 घंटे के दौरान 12 के करीब मिलिटेंट मारा जाना और ये 4 अलग अलग ऑपरेशंस के दौरान, एनकाउंटर्स के दौरान मारा जाना, तो आप इस माहौल को, इन हालात को किस नज़र से देखते हैं?
देखिए हिलाल, मैं आपको बता दूं कि सबसे पहला एनकाउंटर जो है वो शोपियान में हुआ, जहां पर 5 मिलिटेंट हलाक हुए। उसके बाद उसी दिन त्राल में एनकाउंटर होता है, 2 मिलिटेंट हलाक होते हैं। तो उसके अगले दिन अगर हम कल की बात करेंगे, कल एक बार फिर शोपियान में जो है वो झड़प शुरू हुई, जहां पर आज सुबह वो झड़प इख्तिताम पजीर हुई, जिसमें 3 मिलिटेंट हलाक हुए। वही कल शाम की बात करेंगे, जब 4:30 के आसपास हतीपोरा से खबर आई कि वहां पर शोपियान में जो मिलिटेंट और सिक्योरिटी फोर्सेज के बीच झड़प शुरू हुई है, उसमें कुछ मिलिटेंट वहां पर मौजूद है। उसके बाद कुछ ही देर के बाद अनंतनाग के सेंटर बिजबाड़ा इलाके में भी खबर आई कि इलाके में कुछ मिलिटेंट है, जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेज जो है वो पहुंची और उन्होंने उस पूरे इलाके को मुहासरे में ले लिया। वो ऑपरेशन भी आज इख्तिताम पजीर हुआ। और वहां पर अगर देखा जाए, इन दोनों इलाकों की अगर बात की जाए, तो कहीं ना कहीं पर जहां कहीं पर भी झड़प होती है, तो उस झड़प को देखते हुए जो सिक्योरिटी के इजाफी दस्ते हैं, चाहे वो सीआरपीएफ की इजाफी नफरी हो, जम्मू कश्मीर पुलिस की इजाफी नफरी हो, ताकि अमन कानून को वहां पर बाहर रखा जाए। हालांकि सबसे पहले गाज इंटरनेट पे गिरती है, इंटरनेट को बंद किया जाता है अमन कानून को देखने के लिए, लेकिन 72 घंटों के भीतर 12 मिलिटेंट का हलाक होना कहीं ना कहीं पर सिक्योरिटी फोर्सेज जो है वो इसको एक बड़ी कामयाबी मानते हैं। जहां पर इनमें कुछ टॉप कमांडर्स भी है, जहां पर इसमें कुछ हिजब के जो पुराने मिलिटेंट है, जो 2 साल से काफी सरगर्म थे, वो इन झड़पों में जो है हलाक हुए हैं। अगर देखा जाए, सूरत हाल की बात करेंगे, जनूबी कश्मीर कहीं ना कहीं पर हर साल सुर्खियों में नजर आता है, चाहे वो झड़पों के हवाले से क्यों ना हो। जब 2016 हुआ, उसके बाद जो यहाँ पे पथराव होता था, लेकिन अब उसमें अगर कमी आई है, लेकिन कहीं ना कहीं पर सिक्योरिटी फोर्सेस भी जहां कहीं पर भी ऑपरेशन चलाते हैं, तो वहां को अमन कानून को पहले देखते हैं कि अमन कानून को कैसे बाहर रखा जाए। क्योंकि जब देखा जाता था, जब 2016 के बाद, तो जब भी कहीं पर झड़प होती थी, तो वहां पर जो नौजवान होते थे वो वहां पे जमा नहीं, वो ठीक बात है। अमन कानून को काबू में रखना एक बड़ा चैलेंज सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए है, कोई शक नहीं। और इन ऑपरेशंस के दौरान जिस तरह से मिनिमम डैमेज जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस को हो रहा है, लेकिन उसके अगेंस्ट मिलिटेंट को मारा जाता है, और इससे फोर्सेस अपने एक बड़ी कामयाबी भी तस्वुर करते हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जब ये कहा जाता है कि सब कुछ ठीक ठाक है, पूरा अमन है, और उसके बाद इस तरह के एनकाउंटर्स होते हैं, तो क्या आप नहीं समझते हैं कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम आज की डेट में भी देखेंगे तो साउथ कश्मीर अभी भी बॉइल्ड है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, या जो हिफाजती नुक्ता नज़र से हम बात करते हैं, तो आज भी यहाँ पर मिलिटेंसी के जड़ जो है वो मजबूत नजर आ रहे हैं? देखिए हिलाल, इन दोनों चीजों पे अगर नजर डाली जाए कि जहां पे आए दिन ऑपरेशंस होते हैं, उसका मतलब है कि जनूबी कश्मीर में कहीं ना कहीं पे जो मिलिटेंट है वो मौजूद है। ये एक। दूसरा, जहां अमन कानून की आपने बात की, अमन कानून पे सबकी नजरें रहती है। खुद शोपियान में जब ऑपरेशन हुआ था, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस खुद सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे थे। जो खुद जनरल ऑफिसर कमांडिंग विक्टर फोर्स है, वो भी खुद वहां पे पहुंचे, खुद सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे थे। कहीं ना कहीं पे जहां पे बड़े बड़े ऑफिशियल जो होते हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर पुलिस के हो, इंडियन आर्मी के हो, या सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेस के हो, उनके जो बड़े ऑफिसर्स होते हैं, उनके जो बड़े ऑफिसर्स होते हैं, वो कहीं ना कहीं पे आज हम देखते हैं कि जहां कहीं पे भी एनकाउंटर होता है तो वहां पर मौजूद होते हैं। अगर रात का वक्त होता है तो उस ऑपरेशन को हॉल्ट पे रखा जाता है। तो जब हमने कई बार सिक्योरिटी के बड़े ऑफिसर्स के साथ जानना चाहा कि हॉल्ट पे क्यों रखा जाता है, तो उनका यही कहना होता है कि हम कोलेटरल डैमेज को रोकने के लिए रात को ये हॉल्ट पर रखते हैं ताकि सिविल डैमेज ना हो। और सबसे पहले जो प्रायोरिटी रहती है, जहां कहीं पे भी ऑपरेशन चलता है, अगर वो कई इलाके में किसी मोहल्ले में होता है, तो पहली प्रायोरिटी ये रहती है कि जो आम लोग हैं उनको बाहर निकाला जाए। उसके बाद सारा फोकस उस यानी अगर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो साउथ कश्मीर अभी भी महफूज नहीं है। आज भी यहाँ पर इस तरह के एनकाउंटर्स होते हैं, बड़े बड़े ऑफिशियल्स आर्मी के या पुलिस के या जो एंटी टेररिज्म सतह पर भी जो काम कर रहे हैं, वो अभी भी यहाँ साउथ कश्मीर के अंदर कीमा नजर रहते हैं, और ख़ुद भी वो उन ऑपरेशंस के दौरान ऑपरेशन के कंक्लूजन तक जो है यहाँ पर मौजूद रहते हैं। और ये साफ जाहिर करता है कि जहाँ दावे तो अमन के किए जाते हैं, लेकिन वहाँ पर मिलिटेंसी को पूरी तरह से रूल आउट करना अभी भी हकीकत से बैद है, बल्कि साउथ कश्मीर अभी भी उसके लिए काफ़ी गर्म तस्वुर की जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया फिदा हुसैन हमारे साथ बात करने के लिए। चले नाज़रीन, आप देख रहे हैं इस वक्त प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, और स्पेशल रिपोर्ट में अब
कोविड और उसके असरात का जिक्र करते हैं। आपको याद होगा कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानब से हाल ही में 9th क्लास तक की जो बच्चे हैं उन्हें कहा गया था कि 2 हफ्ते के लिए वो घरों के अंदर ही रहेंगे, यानी स्कूल नहीं आएंगे। 2 हफ्तों तक तातीलात का ऐलान बच्चों के लिए किया गया था, लेकिन उसके बाद ही जो 10th, 11th और 12th के बच्चे थे उनसे कहा गया था कि एक हफ्ते तक उनकी भी तातीलात रहेंगी। लेकिन आज जो एक नया ऑर्डर जारी हुआ है जिसपे वाज़िह तौर पर यह कहा गया है कि अब 12वीं जमात तक के बच्चों के लिए भी 18 तारीख तक छुट्टियां रहेंगी। ये कोविड की वजह से ये 2 हफ्ते की जो है छुट्टियां की गई हैं। आपको बताना चाहेंगे कि पिछले कुछ दिनों से लगातार कोविड के केसेस में इजाफा हो रहा है और इंतजामिया की जानिब से अब माना जा रहा है कि बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के पेश नज़र इन स्कूलों को बंद करने का फिलहाल फैसला किया गया है और इस तरह से 18 अप्रैल तक जम्मू कश्मीर के अंदर तमाम स्कूल जो है बंद रहेंगे। आपको याद होगा कि 10th, 11th और 12th के जो बच्चे थे उन्हें सिर्फ 1 हफ्ते की छुट्टी दी गई थी, लेकिन अब उन्हें भी कहा गया है कि वो 2 हफ्तों के लिए जो है छुट्टी पर जा सकते हैं। यानी अब अव्वल से लेकर 12वीं जमात तक के जो बच्चे हैं वो 18 अप्रैल तक घरों के अंदर ही रहेंगे, स्कूल नहीं आएंगे, बल्कि तातीलात का ऐलान जो है इनके लिए किया गया है। लेकिन जो महकमे की जानिब से जो ऑर्डर जारी हुआ है उसके मुताबिक इस दौरान यानी 18 अप्रैल के दौरान जो भी एग्जाम्स कंडक्ट होंगे वो एज पर शेड्यूल्ड होंगे, उस पर कोई भी जो है चेंज जो है नहीं होगी, क्योंकि कुछ दिनों से लगातार केसेस बढ़ रहे हैं और दूसरी जानिब बाजार में हम देख रहे हैं कि भीड़ भी इकट्ठी हो रही है। एडमिनिस्ट्रेशन पर काफ़ी सवालात उठाए जा रहे हैं। जो सरकार की जानिब से हाल ही में नाइट कर्फ्यू भी लगा दिया गया है, उस पर भी अब आवाम जो है सरकार को तनकीद का निशाना बना रही है, क्योंकि कश्मीर के अंदर रात के दौरान काम का कोई रुझान नहीं है, बरसों से नहीं है, और रात के दौरान लोगों की आवाजाही बहुत महदूद रहती है। लेकिन इन सर्कमस्टेंसेस में, ऐसी सूरत हालत में कर्फ्यू लगाने का मतलब क्या है, ये हर शख्स के जो जुबान पर यह सवाल आज जो है एडमिनिस्ट्रेशन के तई नजर आ रहा है, क्योंकि लोग इससे कुछ दूसरे नज़र से भी देखते हैं, दूसरी तशबीह भी देते हैं। वो तशबीह क्या है लोग सब जानते हैं। लोग ये भी कहते हैं कि सिर्फ स्कूल बंद करना, पार्क्स और गार्डन्स को खुले रखना, सरकारी फंक्शंस को होने देना, ये ऐसा कुछ है जो लॉजिक के बाहर है और इसका कोई लॉजिक नहीं है। लेकिन सरकार से भी जब ये सवालात पूछने की कोशिश की जाती है तो वहां से भी कोई खातिर खा जवाब नजर नहीं आ रहा है। आज संडे थी और आज भी हमने देखा कि अलग अलग बागों में लोगों का रश था। चलिए नाज़रीन, आपने देखा बाज़ारों का हाल, मार्केट का हाल। संडे का आज दिन था, लेकिन आज संडे के ही दिन जमात अहले हदीस जम्मू कश्मीर की जानब से उनके सदर दफ्तर श्रीनगर में एक इजलास मुनक़्क़द हुआ, जिसमें सभी वादी के 10 अजला के ज़िम्मेदारान और उसके साथ साथ जो उलमाए किराम थे, वाइज थे, जो खतीब थे, वो भी यहाँ पर आए हुए थे और उनके साथ एक सलाह मशवरा हुआ कि आइंदा माह रमज़ान है और माह रमज़ान जो है एक बार फिर कोविड के इस दौर में, कोविड के इन अयाम में फिर से आया है और इस दौरान सरकारी गाइडलाइंस के पेश नज़र या जो हेल्थ डिपार्टमेंट की जानिब से अलग अलग रिकमेंडेशंस की गई हैं, अलग अलग गाइडलाइंस दी गई हैं, उनके पेश नज़र किस तरह से जो माह रमज़ान या आज से ही किस तरह से एक प्रोटोकॉल जो इसको सेट किया जाएगा, इस पर यहाँ पर सीर हासिल बहस हुई और इस दौरान इस बात पर इत्तिफाक हुआ कि माह रमज़ान के दौरान जमात अहले हदीस की जानब से सभी मसाजिद में नमाजें बाजमात अदा की जाएंगी, लेकिन शर्त ये रखी गई कि कोविड का जो प्रोटोकॉल है, यानी गवर्नमेंट की जानब से जो गाइडलाइंस है जिसमें मास्क का इस्तेमाल करना लाजमी करार दिया गया है, जो फिजिकल डिस्टेंस है वो मेंटेन करना उससे भी ज़रूरी करार दिया गया है और हाइजीन मेंटेन करना उससे भी काफ़ी लाजमी करार दिया गया है। तो इस तरह से जमात अहले हदीस के ज़ेर तहत आने वाली जितनी भी मसाजिद कश्मीर के 10 अजला के अंदर आती हैं, वहाँ पर बाज़ाब्ता तौर पर नमाजें जो हैं वो बाजमात अदा की जाएगी, लेकिन जो सरकार की जानब से गाइडलाइंस दी गई हैं उन गाइडलाइंस के अंदर अंदर ही, यानी उन पर अमल पैरा होने के बाद ही ये नमाजें यहाँ पर अदा की जा सकती हैं। जमात अहले हदीस जम्मू कश्मीर जिनके ज़रिए अपनी दावत लोगों तक पहुँचाती है, हमने आज ये समझा कि इस कोविड ज़माने में जहाँ आज ये वबाई बीमारी कोविड-19 फैला हुआ है और दिन ब दिन इसका ये बढ़ता जा रहा है, तो हमारी इबादतें और हमारा क्या मंशूर होना चाहिए
हम किस तरीके से लोगों को अपनी दावत पहुँचाएँगे और किस तरीके से उनको इबादत करने की हम उनको सलाह देंगे। इस बारे में हमने देखा कि जहाँ हमारे खुतबा मुख्तलिफ मसाजिद में हमारी 1000 से ज़्यादा मसाजिदें हैं जहाँ ये खुतबाई किराम अपने जुमा के रोज़ खुतबा देते हैं, आम दावतों में तबलीग करते हैं। आज इमाम हजरात और हमारे खुतबा के साथ ये नशिस्त की गई, मैं आप हजरात का शुक्रगुजार हूँ कि आपने इसको कवरेज दी। और अगर हमारे जो ज़राए मवासलात हैं या मीडिया के जो चैनलें हैं, अगर ये भी अवेयरनेस का प्रोग्राम करें, क्योंकि तहफ़्फ़ुज़ इंसान हमारा सबसे बड़ा मतबा नज़र है और हमारा जो दीन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें दिया है, दीन इस्लाम, ये सलामती का दीन है, ये अमन का दीन है और यही इंसान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ऐसी गाइडलाइनें फराहम करता है। हम यहाँ पर खुतबा हजरात को बताना चाहते हैं कि SOPs और माहिरीन तिब की जो आरा आ रही हैं, हकीकत में ये इस्लाम की आरा है, हकीकत में ये इस्लाम की तालीमात है जो दिन में 5 नमाजों के लिए नमाजी को हाथ धोने, अपने मुंह को साफ करने की जहाँ तालीम देती हैं, वहाँ हमारे जो इस्लाम के खुलाफा थे इब्तिदा में ही, खा वो बगदाद हो या स्पेन हो या अंदलुस हो, वहाँ पर इस तरह की तालीमात दी गई थी कि वो अपने चेहरे को ढांप कर रखें और हमारे जो नान भाई हैं जो रोटी पकाते हैं अपने तंदूरों पर उन्हें अपने माथे पर कॉटन की रुमाल बांधने की तालीम दी जाती थी कुरून ओला में, ताकि उनके जिस्म का पसीना वो न टपक करके आटे और पकाई हुई चीज़ों के साथ वो न मिल जाए, या कहीं पकाने के दौरान उनसे छींक ना आ जाए, या उस छींक के ज़रिए से उनका जो लुआब है या उनके जो असरात हैं वो खाने पीने की चीज़ों के साथ वो मस्त न हो जाएं। तो ये हिदायत हमारी दी हुई है, ये हिदायत हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की दी हुई है, जिन्होंने खाने काबा के तवाफ के दौरान मजलूम खातून से कहा, या अमतिल्लाह लव जलस्ती फी बैती की, ए अल्लाह की बंदी काश तुम अपने घर में बैठती। लव जलस्ती फी बैती को इन लोगों ने स्टे होम स्टे सेफ का नाम दिया। तो ये हमारा दिया हुआ है दुनिया को, तो हम ही दुनिया को ये सिखला रहे हैं, इस्लाम दुनिया को सिखला रहा है कि वबाई अमराज में किस तरह घर में बैठना चाहिए, किसी तरह सोशल डिस्टेंसिंग रखनी चाहिए, किस तरह सफाई और सुथराई का काम जो है रखना चाहिए। हमारा इस्लाम ही ये उसूल देता है, ला दरर वला दिरार, न तुम नुकसान उठाओ और न किसी को नुकसान पहुंचाओ। चलिए नाज़रीन, कोविड तो है और कोविड के साथ साथ बाकी सारी सरगर्मियां पैरेलल चल रही हैं, वो दीनी इज्तिमात हों या मजहबी मामलात हो या सियासत हो, यानी सियासी सतह पर भी हम देख रहे हैं कि पूरे मुल्क के अंदर गहमा गहमी है, तो वहाँ जम्मू कश्मीर पीछे कैसे रह सकता है। PDF के चेयरमैन हकीम मोहम्मद यासीन की जानिब से आज पार्टी के कारकुनों का या अहम लीडरान का एक इजलास बुलाया गया था और इस इजलास में जम्मू कश्मीर की जो मौजूदा सूरत हाल है उस पर बहस हुई है, उस पर बात हुई है और आइंदा पार्टी को कैसे मजबूत से मजबूतर बनाया जा सके इस पर भी यहाँ पर गुफ्तगू हुई है। लेकिन मीडिया से बात करते हुए हकीम मोहम्मद यासीन ने कहा कि जम्मू कश्मीर के अंदर 370 की बहाली वक्त की अहम ज़रूरत है और इस बहाली से, इस कॉन्स्टिट्यूशनल तब्दीली से जम्मू कश्मीर के अवाम के दिल जीते जा सकते हैं। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जहां मरकज़ से लेकर जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ये दावे करते हुए थकते नहीं हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर सब कुछ ठीक ठाक है और तमीर और तरक्की का जाल बिछाया जा रहा है, वहीं पर हकीम मोहम्मद यासीन का मानना है कि ऐसे दावे सिर्फ कागजी घोड़े ही हैं। देखिए, ये सवाल आप उनसे पूछ सकते हैं, हम जमहूरी सिस्टम में रह रहे हैं, हमारा मुल्क एक बहुत बड़ा अजीम जमहूरी मुल्क है, यहाँ हर एक को अपनी बात करने का हक है। इसलिए आपकी बात सही है कि जहाँ पर मैं खड़ा था वहाँ ही खड़ा हूँ और इंशाअल्लाह आइंदा भी उसका सबूत दूँगा कि मैं अपने लोगों में रहूँगा, अपने लोगों के साथ रहूँगा और मैंने जो मेरा शिवा है अवामी खिदमत करना, लोगों की खिदमत करना, लोगों के मसाइल को एड्रेस करना, चाहे वो सियासी हो या तंजीमी हो या इक़्तिसादी तौर हो या बेरोज़गारी के हवाले से हो, 370 351 के हवाले से हो। मेरा मौक़िफ़ एक ही है कि हमसे जो चीज़ छीनी गई, जो हमें आइन ने दिया था, आइनी तौर जो हमको मिले थी, उसके लिए हम पुरअमन तरीके से जदोजहद जारी रखेंगे और मरकज़ी सरकार को ये बावर करना चाहते हैं और तमाम पार्टियों को भी इस बारे में मुत्तहिद होकर ये बात करनी चाहिए कि कोई नई चीज़ हम नहीं मांग रहे हैं, बल्कि जो चीज़ हमें कानून ने दी थी, कॉन्स्टिट्यूशन ने दी थी
और उसको हमसे गैर कानूनी तरीके से छीना गया, उसके लिए हमें सबों को मुत्तहिद होकर 370, 35A और कश्मीर की खुसूसियत पोजीशन जो हमें आइन ने ही दी, उसी गवर्नमेंट ऑफ पार्लियामेंट ने ही, हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में ही पास हुआ था और यहाँ के कॉन्स्टिट्यूट असम्बली ने उसको पहले ही आइनी तरतीब दी थी, उसको वापस करने की कोशिश पुरअमन तरीके से हमें करनी चाहिए। देखिए, मैंने पहले ही ये कहा, जो 370, 35A के बारे में बात करे, पुरअमन तरीके से जद्दोजहद करे, मैं उनका सपोर्ट करता रहूँगा। बाकी जो मेरी ये बहुत पुरानी पार्टी नहीं है, इसके चंद बरस ही हो गए जो मार्ज़ वजूद में आई, तो मैं उसको बिल्कुल कायम रखना चाहता हूँ और उसी झंडे के तले उस हर एक जमात को सपोर्ट करूँगा जो 370 और 35A के बारे में बात करेंगे। मैंने बारहा ये कहा वो उस बारे में वाइट पेपर शाया करे। उनने 2 बरसों में कितने मेगा प्रोजेक्ट, कितने रोड्स, कितने पावर प्रोजेक्ट्स, कितने स्कूल, कितने कॉलेज, कितने हॉस्पिटल खोले, उनका हक बनता है। अगर उन्होंने दिया तो लोगों के सामने लाए। हम कहते हैं ये कागजी दौड़े दौड़ाने से, बातें करने से लोग जज है, लोग सब चीज़ महसूस करते हैं। इससे पहले क्या था और इस वक्त क्या हो रहा है, लोगों पर ही छोड़ेंगे, लोग इसका फैसला करेंगे। नाज़रीन, आखिर पर बात करते हैं शाहजहां त्राल इलाके की, जहां हमने हाल ही में अपने नशरात के जरिए वहां के लोगों की रुदात जो है वो हुक्काम तक पहुंचाई थी। इलाके में बुनियादी सहूलियात को लेकर काफ़ी फुकदान था। जो यहाँ के मकामी लोग थे उन्हें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन इस न्यूज़ के नश्र होने के साथ ही ADC त्राल शब्बीर अहमद रैना ने मज़कूरा इलाके का दौरा किया और वहाँ पर मकामी लोगों के साथ बात की, उनके मसाइल सुने, उनके जो परेशानियाँ थी उसको समझने की कोशिश की और उसके बाद उन्हें यकीन दिलाया कि जितने भी उनके मसाइल हैं तरजीही बुनियादों पर उन्हें हल करने की कोशिश की जाएगी। इस मौके पर उन्होंने मीडिया के साथ भी गुफ्तगू की और उन्होंने क्या कहा, आइए आपकी नज़र करते हैं। हमारा एक रिमोट बस्ती है, कोई फैसिलिटी उनको नहीं थी पहले। लास्ट ईयर भी हम गए थे, शायद आप भी हमारे साथ थे। तो आज हम 1 साल के बाद फिर वहाँ पे गए तो काफ़ी चेंजेस थी उनमें, लोग काफ़ी खुश हो गए। यानी 7-8 डिपार्टमेंट अपने साथ लिए हैं, चाहे PDD हो, PHE हो, FCSC हो या BDO है या दूसरे भी डिपार्टमेंट है, एनिमल हस्बेंड्री है, हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट है, 7-8 डिपार्टमेंट थे मेरे साथ। एंड हमने मौके पे देखा कि उनके काफ़ी सारे डिमांड्स हमने जो हम इंस्टेंटली एड्रेस कर पाए वो तो कर पाए, एंड कुछ तो हमने रिकॉर्ड कर दिए। एंड ब्लॉक अफसर को मौके पे हमने डायरेक्शन दी कि जितनी भी इनको लोकल जो डिमांड्स है, जहाँ से सपोज उनको वॉशरूम नहीं है, उनका प्ले ग्राउंड नहीं है, उनका रास्ता अप्रोच इंटरलिंक्स नहीं है, उनका एक पार्क होनी चाहिए, उनके कुछ हाउस ऐसे जहाँ पे उन्हें कुछ बंड बनाने चाहिए, रिटेनिंग वॉल्स बनाने चाहिए, ताकि उनका एक आने वाले टाइम में कम से कम एक ये इत्मीनान रहे कि हमारी रेजिडेंस हाउसेज सेफ है। तो ये सारे हमने उनको डायरेक्टली उन्हें नोट भी कर दिया। आने वाले टाइम आप देखिए उनको काम हो पाएगा। एंड साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट रोड जो उनको बन रहा है, PMJS जो बना रही है पोंजू शोजर रोड, तो उसमें हमारा जो लास्ट का 1.5 किलोमीटर पे काम चल रहा है। एंड लास्ट के करीबन 800 मीटर में भी काम जहाँ पे हमें कटिंग करनी वो चल रही है, क्योंकि हार्ड रॉक है जिसमें थोड़ा टाइम लगना है। तो PMJS के इंजीनियर साहिब मेरे साथ थे, तो उनको मैंने डायरेक्शन ये दी है कि बाय द एंड ऑफ अप्रैल के सारा जो हमने रफ वर्क है कंप्लीट होना है। एंड साइमल्टेनियसली हम इसको जो GS भी लीक करना है तो वो भी साथ भी लीक करेंगे, ताकि हम इस पोजीशन में आएंगे जो बाकी हमें 2-2.5 किलोमीटर बच रहे हैं, इनको हम जून के पहले हफ्ते में या पहले फोर्टनाइट में इसको मैक्सिमाइज करके, ताकि हमारी गाड़ी जो ये रोड जो अब तो बराबर शोचन तक हमारे ट्रैफिक के लिए साजगार रहेगा। नाज़रीन, पिछले साल कोविड चल रहा था तो तामीर और तरक्की के कामों की रफ्तार भी काफ़ी स्लो हो गई थी। उसके बाद इस बार जो मौसम सरमा था, जो विंटर्स थे वो भी काफ़ी हार्श थे, जिसके नतीजे में जो बर्फबारी हुई थी और उसके बाद जब सड़कों से बर्फ़ हटाई गई तो सड़कों की हालत मज़ीद अबतर हो गई। और इसी हवाले से
आज पीरबाग के इलाके में भी मिलत आबाद जो इलाका है वहाँ के लोगों की शिकायत रही है कि यहाँ पर जो रोड ख़राब हो गई है इसकी मरम्मत के लिए ना ही R&B महकमा और ना ही कोई और एजेंसी यहाँ पर आती है ताकि मकामी इलाके की जो मुश्किलात है उन्हें दूर करने की कोशिश की जाती। उनका मानना है कि यहाँ इस सड़क की खस्ता हाली से मकामी आबादी को काफ़ी सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने आला हुकाम की नोटिस में गुलिस्तान न्यूज़ के ज़रिए ये पैगाम पहुंचाने की कोशिश की कि खुदारा यहाँ पर आ जाइए और यहाँ इस सड़क की सूरत हाल देखिए और इसकी मरम्मत के लिए फ़ौरन से पेशतर काम को हाथ में लिया जाए। मिलताबाद पीरबाग पे त्रेम टर्न तह योर बुलावन अम मूजूब कि थवक सड़क खंडरात बनवित अपील करान HRCC वाले ये ड्रेन बनवक ड्रेन मगर अकि जाय पुटावान बे जाय थवान यमो लज बे सड़क कम यह सड़क थवक इथे पे यपर बसान अतन रोजदारी क्या करो कप नो मस्जिद तुम अपील करान अक लटन बे मेहरबानी तो मेहरबानी कर सड़क पूर तव दो पूर तव बनान बचस नुन बनान कंस नुन नबर ताकि मस्तूरात बनान यपर पकन रुदर पेवान सोरे आब अचान मकानन मज मेहरबानी तो मेहरबानी कर अपील करान बे अक लटन दो पूर तव। इस महल्ले का नाम मिलताबाद पीरबाग है। तो हम एयरपोर्ट रोड के बिल्कुल साथ में रहते हैं। लिंक जाता है यहाँ से पीरबाग से रावलपुरा। तो ये रोड इन्होंने उठाया था, ये HRCC वालों ने, ये मतलब एजेंसी वही है। तो इसमें ये वो ड्रेनेज सिस्टम बना रहे थे, लेकिन बहुत टाइम खींचा इन्होंने। मेरे ख्याल में 1 साल से ये काम हो रहा है, 1 साल से ज़्यादा ही काम हो रहा है। और अभी हमारी गाड़ियां, हमारे बीमार, हमारे जो भी है वो मतलब इस पर सफ़र नहीं कर सकते हैं अच्छे से। ये पता नहीं क्यों ये ठीक नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ बिल्कुल मुझे लग रहा है कि 6, 7, 8 महीनों से बिल्कुल इस रोड पर कोई काम नहीं हो रहा है। ये अधूरा छोड़ दिया है इन्होंने। कम से कम अगर मैगडमाइज के लिए इनका वो अभी मौसम ठीक नहीं है, टाइम नहीं है, तो कम से कम इसको लेवलिंग करते, बाजरी शजरी कुछ लगाते ऊपर से, जिससे ये डस्ट कम होता और ये प्लेन होता थोड़ा सा, आने जाने में थोड़ी सी ये दिक्कत नहीं होती। उधर नौगाम श्रीनगर के मकामी लोगों का भी यही हाल है। उनका भी यही मानना है कि इलाके की सड़क की हालत इतनी अबतर है कि यहाँ से चलना महाल हो जाता है। उनका मानना है कि कई बार हुक्काम की नोटिस में भी ये शिकायतें लाई हैं और कई बार उन्होंने एहतजाजी मुजाहरे भी किए, लेकिन सरकार या एडमिनिस्ट्रेशन इतनी सख्त दिल है कि इलाके की तरफ कोई तवज्जो भी नहीं दी जा रही है। उनका मानना है कि सरकार या एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर बाकी जितने भी अफसरान तरक्की के बड़े दावे तो करते रहते हैं, लेकिन जब इलाके की सड़क देखते हैं तो फिर खुदा ही हाफिज है। गुलिस्तान चैनल के जो यहाँ पर आए बार बार हमारी शिकायतों का अजाला करने के लिए, हम यहाँ पर जो लोग जमा हुए हैं, वी आर रेजिडेंट्स ऑफ द नौगाम एंड प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द रोड डैमेज रोड। हम चाहते हैं कि जो R&B डिपार्टमेंट है, जो कंसर्न डिपार्टमेंट है इस रोड का, वो जल्दी से जल्दी इसको ठीक करे, वरना हम यहाँ से जो भी ट्रैफिक जा रहा है बाईपास, सिर्फ ये इस रोड का बंद नहीं करेंगे, हम नेशनल हाईवे को भी बंद करेंगे। जो जिम्मेवारी फिर होगी वो होगी उस डिपार्टमेंट के सिर। और हम जो यहाँ पर जो DDC साहब है बिलाल साहब, उससे भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि मेहरबानी करके एज सुन एज पॉसिबल ये जो प्रॉब्लम है हमारी, इसको ठीक अजाला करें। थैंक यू। वी आर सर्वाइविंग नियर अबाउट 3 years। सो आप खुद ही जान लीजिए कि कितने मुश्किलात से हम गुजर रहे हैं। ना ड्रेन है, ना सड़क है, ना पानी है। सो कम से कम हमारा रोड जो है ये ठीक किया जाए जल्द से जल्द, ताकि यहाँ पर जो भी प्रॉब्लम है, गाड़ियों की प्रॉब्लम, घर की प्रॉब्लम होती है, दुकानदार जो उनका माल है वो ख़राब हो रहा है घर की वजह से। यहाँ पर जो है फूड आइटम्स जो बेचते हैं, यहाँ पर देखो ये चिकन का शॉप है, वो मिल्क शॉप है, या यहाँ पर है ये रोटी मेकर जो यहाँ पर है, ये क्या करेंगे? दे आर हेल्पलेस बिकॉज ऑफ दिस डस्ट ऑफ द रोड। तो नाज़रीन, ये था आज का स्पेशल रिपोर्ट। इसी के साथ दीजिए अपने मेज़बान मीर हिलाल हांजुरी को आज का ये प्रोग्राम यहीं पर इख्तिताम करने की इजाज़त, इस वादे के साथ कि अगर ज़िंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फी अमानिल्लाह।